नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर और ये लेक्चर होने वाला है सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 के लिए। 2024 में पास करने का आसान तरीका क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं उनको यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपके सीटेट में नंबर 70 से 80 बन रहे हैं, कई बार आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये नंबर 70 से 80 ना होकर अब की बार आपके 100 होने वाले हैं। अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपके 100 नंबर आने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होगा कि पेपर में टोटल जो प्रश्न हैं वो कितने आने वाले हैं। 150 क्वेश्चन यानी कि 150 प्रश्न आपके आने वाले हैं। पेडागोजी के यहाँ पर 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं और कॉन्सेप्ट वाइज आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ पर 150 प्रश्न आते हैं 150 अंकों के लिए, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट करना होगा। क्लियर है। अब जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो काफ़ी आपके यहाँ पर जो है तनाव होता है। दिमाग में ये रहता है कि पता नहीं कैसा जो है पेपर आने वाला है, क्या हमने पढ़ाई की है उसमें फंसेगा या नहीं फंसेगा। तो ऐसा आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। जब आप परीक्षा हॉल में जाएं तो तनाव आपको वहाँ पर बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, आपको अपने आप को सेटिस्फाइड रखना है कि हमने जो पढ़ा है वो सर्वश्रेष्ठ पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से मोटिवेट आपको स्वयं करना होगा। अब आगे यहाँ पर बात करेंगे कि किस विकल्प को चुनना है। कुछ टैगवर्ड हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं और जो सही तुक्का है वो आपको कैसे लगाना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला यहाँ पर पॉइंट हमने दिया है कि प्रश्न पढ़ते ही एक बार में आपके दिमाग में जो उत्तर आए उसे ही टिक करें। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि आपने मान लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके बाद आपने चारों ऑप्शन एक एक करके पढ़े। अब वहां पर आपको लग रहा है कि मान लीजिएगा कि ए बी सी डी चार ऑप्शन यहाँ पर पढ़े आपने, और आपको लग रहा है कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पहली बार आपके दिमाग में क्लिक किया कि बी ऑप्शन सही है, लेकिन आपने क्या किया कि बी ऑप्शन को फिर सही नहीं किया। फिर आपने और यहाँ पर मंथन किया, फिर आपको लगने लगा कि नहीं बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। पहली बार जो आपके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जो आंसर आता है क्वेश्चन का, वो इसलिए आता है कि कहीं ना कहीं आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है, तभी वो आपके दिमाग में एक बार में क्लिक किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बच्चे यही करते हैं कि जब परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर जो है अपने क्वेश्चंस मिलाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर हम ये पहले करने वाले थे, लेकिन हमने बाद में इसका सी ऑप्शन कर दिया, इस वजह से हमारा गलत हो गया। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि जो आपने पहली बार में सोचा है, अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर होगा, तो वही आपको टिक करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, आपको मान लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर आपको तुक्का कैसे लगाना है, बड़ा आंसर चुनना है जो विस्तृत रूप से दिया हो परंतु नकारात्मक ना हो, नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो ये बात कैसी है, आपने चारों ऑप्शन पढ़े। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि चारों ऑप्शन में आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, ये बात पक्की है। तो आपने देखा चारों ऑप्शन आपने पढ़े ए बी सी डी, आपने देखा कि ए नेगेटिव है तो हटा दीजिएगा, बी यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है इसको रोक लीजिएगा, सी थोड़ा सा लग रहा है इसको रोक लीजिएगा, डी यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो एलिमिनेट हो गए, ए और डी। अब आपने जब दिमाग लगाया तो ये बी और सी में आपके कोई एक आंसर होने वाला है, यानी कि अब जो है 50-50 चांस आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। अब ये 50-50 जो चांस है, इसमें देखिएगा कि जो विस्तृत रूप से लिखा हो, यानी कि बड़ा उत्तर दिया हो, काफी लॉन्ग, लेकिन कैसा हो, पॉजिटिव हो। कैसा हो भैया, पॉजिटिव दिया हो, तो वही आपको टिक कर देना है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका आंसर सही होने वाला है। क्लियर है, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। अब आगे चलिएगा, इसके बाद है सीटेट के अनुसार बच्चा सर्वोपरि है, यानी कि जो बच्चा है उसको आपको सर्वोपरि मानना है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आपको दिमाग में क्या रखना है कि आप एक अध्यापक हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो आपके प्राइमरी लेवल के हैं, यानी कि कक्षा 1 2 3 4 के। ठीक है भैया, तो
आपको क्या रखना है दिमाग में कि जो बच्चा है वो सर्वोपरि है। अगर बच्चा यहाँ पर गलती कर रहा है तो आपको उसको डांटना नहीं है, उसको क्या करना है, समझाना है। कभी उसको दंड नहीं देना है भैया, ठीक है, कभी उसको दंड नहीं देना है। तो ये सारी चीजें आपको रखनी है दिमाग में कि बच्चा यहाँ पर सर्वोपरि आपका होना चाहिए। क्लियर है? तो ये 3 बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं और नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं। ठीक है भैया? तो पहला यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड है सृजनात्मक। क्या भैया? सृजनात्मक। आपने देखा होगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर वर्ड आता है सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव। क्रिएटिव बच्चे कौन होते हैं? सृजनात्मक बालक कौन होते हैं? जो होते हैं जिज्ञासु यानी कि जानने की जिनमें इच्छा होती है, जल्दी से जो दिमाग लगाकर सोचते हैं, ठीक है? जो उनके प्रति जो उनके पास समस्याएँ आती हैं, उनको वो नवीन तरीके से हल कर सकें, ऐसा उनके पास दिमाग होता है, नए-नए विचार आते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं वो लोग, ठीक है? और क्या करते हैं, प्रवाह व लचीलापन उनके अंदर होता है, ठीक है? अमूर्त चिंतन की योग्यता उनके अंतर्गत होती है, तो उनको हम बोलते हैं भैया सृजनात्मक बालक। तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है? ये जहाँ पर दिख जाए आपका सही उत्तर होने वाला है वही ऑप्शन जिसमें आपको सृजनात्मक बालक दिख जाए। क्लियर है? दूसरा यहाँ पर लिखा है अवसर देना। अवसर देने का मतलब क्या होता है? भाषा सीखने में जो अवसर देना है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवसर देना क्या है समझिएगा यहाँ पर। इसके बाद जो ये हम पॉजिटिव और टैग वर्ड आपको दिखा रहे हैं, इनसे क्वेश्चन भी आपको कराने वाले हैं, तो थोड़ा सा पहले आप लोग समझ लीजिएगा। अवसर देना का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने कोई कक्षा में कहानी या कविता पढ़ाई, तो जब बच्चे उसको स्वयं करके बोलेंगे, यानी कि बच्चों से आपने कहा कि अभी जो हमने कहानी पढ़ाई है उसको जरा हमें बोलकर बताइए, उससे आपने क्या समझा, क्या सीखा, क्या हमने जो आपको कविता पढ़ाई है वो आपके समझ में आई है? तो जब बच्चा स्वयं अपने जो एक्सप्रेशन है वो देगा, यानी कि स्वयं को अभिव्यक्त करेगा, तब आप उसकी बात अच्छे से समझ पाएँगे और बालक भी वहाँ पर मोटिवेट होगा, अपनी वो लोकल लैंग्वेज में आपको बोलेगा, बताएगा, आप अगर उसको अवसर देंगे। ठीक है? तो पढ़ने का अवसर और उनसे सुनने का अवसर हमें देना चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया आपका अवसर देना। क्लियर है? प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? यानी कि मोटिवेट करना। ठीक है भैया? तो मोटिवेट करना है हमेशा बच्चों को, ऐसा नहीं है कि हम उनसे कोई ऐसी बात बोल दें या उनको हम डाँट दें जिससे वो डर जाएँ और डिमोटिवेट हो जाएँ और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दे पाएँ। तो हमेशा उनको मोटिवेट करते चलना है। अगला दिया है मातृभाषा, तो हमें उनको जो ज्ञान प्रोवाइड करना है, यानी कि जो हमें पढ़ाना है लोकल लैंग्वेज में, उन्हीं की मातृभाषा में हमें ज्ञान प्रोवाइड कराना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को जो उनकी लोकल लैंग्वेज है बच्चों की वो है हिंदी और हम उनको ज्ञान दे रहे हैं इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं है, उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में यानी कि मातृभाषा में हमें ज्ञान देना है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा हमेशा उनको देनी है। ऐसा नहीं है कि केवल पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है वही हमें पढ़ाना है। शिक्षक केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए, केवल कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है? तो ये आपका सही हो जाएगा। कहीं पर अगर ऑप्शन में आपको शिक्षक केंद्रित दिख जाए तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है? ये है आपका नेगेटिव वर्ड। दंड देना यहाँ पर लिखा है, तो हमने बताया कि बच्चों को सर्वोपरि मानना है, बच्चों को एक दर्जा देना है भगवान का, यानी कि हमें उन्हें दंड बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है? ये भी हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्ड। हतोत्साहित ये होता है प्रोत्साहन, यहाँ पर है मोटिवेट और यहाँ पर है डिमोटिवेट। तो भैया हतोत्साहित नहीं करना है, हमें क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। ठीक है? आगे देखिएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव में लिखा है केवल मात्र ही, ठीक है? जैसे केवल मात्र ही आपको दिख जाए तो ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है ज़्यादातर, ठीक है? केवल जैसे कि केवल बालक का विकास पर्यावरण के माध्यम से होगा, केवल बच्चा क्लास में ही सीखता है। तो जहाँ पर केवल आपको दिख जाए वो ज़्यादातर आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यानी कि नेगेटिविटी को ये दर्शाता है। क्लियर है? आगे देखिएगा रटाना, तो भैया रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारना बिल्कुल नहीं सिखाना है बच्चों को। क्या करना है? हमें उनको ऐसे सिखाना है यानी कि जिससे कि उनकी समझ को और बढ़ोतरी हो सके, यानी कि वो समझ सकें। ठीक है? रट्टा मारना नहीं सिखाना है। क्लियर है? तो ये हो गए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। आगे चलिएगा। इसी तरीके से और देखिएगा, जैसे कि कारण का पता लगाना, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है तो उसका क्या कारण है, क्या उसके पीछे रीजन है जिससे वो गलती कर रहा है, इसका हमें स्वयं पता लगाना होगा। ठीक है? गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि जो गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम है ये हमें प्रोवाइड कराना है। इसका मतलब होता है करके सीखना।
गतिविधि मतलब गतिविधि अर्थपूर्ण। अधिगम जो है यानी कि करके सीखने पर ये बल देता है। बालक जब स्वयं करके सीखेगा तो वो एक्टिव होगा, ठीक है भैया, यानी कि सक्रिय रूप से भाग लेगा जब वह स्वयं कोई चीज़ करेगा। और जब वो एक्टिव होगा, सक्रिय रूप से भाग लेगा, कोई काम करेगा, तो उसकी उसके जो कार्य है उसके प्रति क्या होगी, रुचि बढ़ेगी, ठीक है। और फिर जब वो रुचि बढ़ेगी, धीरे धीरे वो काम को करेगा, तो उसको एक अनुभव हो जाएगा, ठीक है। जब अनुभव हो जाएगा तो और भी काम वो उसी तरीके से नए नए तरीके से करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। क्लियर है। इसके बाद आपका नंबर आता है जिज्ञासा, यानी कि जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो। बच्चा जो है स्वयं ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो है इच्छाएं बढ़ती जानी चाहिए कि हमें जानना है कि ये कैसे होता है, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए पेड़ देखने की, सर कैसे होता है, कैसे ये भोजन बनाते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। करके सीखना इसी से रिलेटेड है, हम आपको बता चुके हैं। अगला है त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ये आपकी पॉजिटिव के अंतर्गत आती है। त्रुटियां यानी कि जो गलतियां बच्चा करता है, तो वो जो है सीखने का एक हिस्सा होती हैं। जैसे आप भी जब छोटे थे तब आप गलतियां करते थे और गलतियों के माध्यम से ही धीरे धीरे सीखते थे, ठीक है। जब आप गलतियां करेंगे तभी अध्यापक आपको सही से बताएगा कि आप कहाँ से गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आपको सुधार करना है। तो ये जो है, जो त्रुटियां हैं वो अधिगम का एक हिस्सा होती हैं, ये आपका पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद नेगेटिव में देख लीजिएगा, कठोर सजा देना, बिल्कुल सजा तो नहीं देनी है। व्याकरण पर ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है। पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए भैया, ठीक है। अभी हम आपको बता चुके हैं। कंठस्थ कराना और रटाना एक ही बात है, ना तो कंठस्थ कराना है और ना ही रट्टा मारना है, ठीक है भैया। अगला है लैंगिक पक्षपात, यानी कि वहाँ पर लैंगिक पक्षपात नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई बालक है या कोई बालिका है तो वहाँ पर हम भेदभाव करें। सभी को एक समान शिक्षा, समावेशी शिक्षा प्रोवाइड करानी है, ठीक है। और वहाँ पर डिमोटिवेट नहीं करना है कि ऐसा आप बोल देते हैं कि गणित जो है बच्चे जो हैं यानी कि जो लड़के हैं वो जल्दी सीख जाते हैं और लड़कियाँ देर में सीखती हैं। तो ये सारी बातें हमें वहाँ पर नहीं करनी है, लैंगिक पक्षपात नहीं करना है। क्लियर है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव वर्ड दैनिक जीवन से जोड़ना। कोई भी चीज़ें हम वहाँ पर अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको जो है दैनिक जीवन से जोड़कर हमें चलना है। जैसे कि मान लीजिएगा कि हम फोटो सिंथेसिस यानी कि पेड़ पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से ऐसे वहाँ पर बात करनी है, दैनिक जीवन से जोड़कर चलना है कि जब आप घर से चलते हैं स्कूल आने के लिए तो आपको रास्ते में क्या दिखाई पड़ते हैं, पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, तो उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें जोड़कर पढ़ानी है दैनिक जीवन से, ठीक है। समावेशी शिक्षा, सभी को समान शिक्षा, यानी कि एक क्लास में चाहे वो कमजोर बालक हो, चाहे वो अधिक बुद्धि वाला बालक हो, ठीक है, तो सभी को एक समान हमें यानी कि समावेशी शिक्षा प्रोवाइड करानी है। संदर्भित, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आता है, यानी कि अर्थपूर्ण और संदर्भित, ये दो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मिलेंगे। जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर अर्थपूर्ण और संदर्भित ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और इसका जो नेगेटिव होता है वो होता है असंदर्भित, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है। क्लियर है। विविध गतिविधियों के माध्यम से यहाँ पर हमें शिक्षा प्रोवाइड करानी है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे। यहीं पर आप देख लीजिएगा जो नेगेटिव हैं, जैसे कि व्याख्या करना। तो बालक जब छोटा है, छोटी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा वहाँ पर व्याख्यान नहीं करना है, ज़्यादा वहाँ पर उच्च शिक्षा प्रोवाइड नहीं करानी है। असंदर्भित यहाँ पर नहीं हो जाएगा, ठीक है भैया। लैंगिक असमता हम आपको बता चुके हैं, भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, सोनू क्लासरूम में शोर मचा रहा है, आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे, बताइएगा। सोनू जो है क्लासरूम में शोर मचा रहा है, आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे। उसको दंड देंगे, तो भैया अभी हमने बताया कि दंड बिल्कुल नहीं देना है। उसको क्लासरूम से बाहर कर देंगे, तो भैया इससे कोई हल नहीं निकलेगा, क्लासरूम से बाहर नहीं करना है, क्योंकि बच्चा सर्वोपरि है। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हम क्लास छोड़कर सीधा माता पिता के पास चले जाएंगे और उसकी शिकायत करेंगे जाके, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही, कि शोर मचाने का कारण जानेंगे, यानी कि वो बच्चा क्यों शोर मचा रहा है, क्या उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसका यानी कि कारण जानने का पता करेंगे, ये हम आपको बता चुके हैं टैग वर्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, कारण का पता लगाना, तो ये आपका पॉजिटिव है।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोर मचाने। इसका जो कारण है उसको जानने की इच्छा हम जो है करेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा, अगली बात देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगला पॉइंट हमने लिखा है कठिन प्रश्न में समय आपको कम देना है। ठीक है भैया, जैसे कि मान लीजिएगा कि आपने स्टार्ट किया पेपर करना, सीडीपी आपने स्टार्ट की, ठीक है, आप चलते चले गए, आपको 15 क्वेश्चन लगातार आ गए, उसके बाद 16, 17, 18 नहीं आ रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ना है, इनको थोड़ा सा वेट कर दीजिएगा, यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, आगे चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके कठिन प्रश्न हैं अगर आप उसमें कम समय देंगे तो आपका टाइम बचेगा और आगे आप जो है पेपर को हल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको एक बार एक क्लास में ये भी बताया है कि सबसे पहले आपको सीडीपी करना है, मैथ आपको सबसे लास्ट में करनी है। ठीक है, अगर एक नज़र में आपको कोई सवाल आ रहा है तो उसको कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मैथ में काफ़ी समय आपका खराब होता है, जो हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको आप लोग बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। अगला पॉइंट हमने लिखा है कि आसान लग रहे प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उसका उत्तर दें। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि ओवर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, ठीक है, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं कि उनको कोई क्वेश्चन एक बार में पढ़ा उन्होंने और देखा कि ये तो बहुत सरल है, हमने कई बार पढ़ा है, और जल्दबाजी से उसका आंसर टिक किया और गोला भर दिया। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन अगर सरल है तो क्या इतना सरल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये बात एक बार अपने दिमाग में जरूर सोचिएगा, और जब आपने ये बात दिमाग में सोच ली तब आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ए बी दोनों सही हैं, ये आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, जब आप पूरे चारों ऑप्शन पढ़िएगा ए बी सी डी, तब आप देखिएगा कि क्या ए बी दोनों सही हैं या बी सी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से लगाना है। उपर्युक्त सभी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पर देख लेते हैं कि उपर्युक्त सभी आ गया तो आंख मीच के टिक कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, 50 से 60% तक हम मान सकते हैं कि उपर्युक्त सभी वाले आपके सही होते हैं, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और देखना है कि क्या ऊपर ए बी सी डी जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या ये पॉजिटिव हैं और सही से दिए गए हैं, तभी आप देखिएगा, तभी आप लगाइएगा उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलिएगा, इसके बाद आपका जो गद्य आते हैं, यानी कि जो आपका पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ पूछा जाता है और उससे जो 4-5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उनको कैसे हल करना है। सबसे पहले कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्न पढ़ते हैं और फिर उत्तर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने में लग जाएंगे तो आपका टाइम वहां पर बहुत ही खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन सबसे पहले जाकर पढ़िएगा। और जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको क्या है कि उसका आंसर ढूंढना है पैराग्राफ में। तो उसके बाद आप लोग पैराग्राफ पर जाइएगा और देखेंगे कि 2-3 जो लाइनें होंगी शुरू की पैराग्राफ में, उसी में जो है उसका आंसर मिल जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, दिमाग में आ गया। उसके बाद जाइएगा दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर जाइएगा उसकी जो 2-3 लाइनें आपने पढ़ ली हैं उसके नीचे आइएगा तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं लाइन में, वहां पर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे आप जब तीसरे, चौथे, पांचवें क्वेश्चन पर जाएंगे, धीरे धीरे आप क्या करेंगे कि पूरा पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके आंसर भी वहां पर सही हो जाएंगे। तो ये एक स्मार्ट तरीका है आपको समय बचाने का कि आपने क्वेश्चन भी हल कर लिए और आपने पूरा पैराग्राफ भी पढ़ लिया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका कारण है। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं का मतलब है जो अधिगम रेट है, यानी कि जो सीखने की क्षमता है, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि अलग अलग बच्चों में अलग अलग उनकी सीखने की क्या होती है, दर होती है, क्षमता होती है। तो ये किसका परिणाम है, ये आपसे पूछा गया है। केवल आनुवांशिकता का। तो भैया हमने जहां पर बताया था केवल, तो केवल वाला नेगेटिव है, केवल आनुवांशिकता का नहीं होगा, केवल पर्यावरण का नहीं होगा, आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है ना तो आनुवांशिकता और नहीं पर्यावरण। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण, इन दोनों का जो है परिणाम क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। अगर आप शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड क्या होता है, जैसे कि आपकी क्लास में बच्चे आए और आपने बोल दिया कि आप बहुत गधे हो, ठीक है, आपने बोल दिया कि आप बहुत गंदे हो, आप अच्छे से पढ़ते नहीं हो, तो ये आप क्या कह रहे हैं कि उसको शाब्दिक दंड दे रहे हैं। और गैर शाब्दिक आप उसको हाथ में डंडा मार रहे हैं, तो ये आपका हो गया दंड देना। अब आप जब उसको गैर शाब्दिक या फिर शाब्दिक दंड देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो भैया अगर आप उसको गलत बोलेंगे, गधा बोलेंगे, ठीक है, बदतमीज बोलेंगे, तो क्या होगा, बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, वो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। दंड देंगे तब भी बच्चा आपसे डरेगा, पढ़ेगा नहीं। दूसरा है कि बच्चे की छवि की सुरक्षा करेंगे। भैया जब उसको आप दंड देंगे तो क्या उसकी छवि और अच्छी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। उनके अंकों में सुधार करेंगे? नहीं भैया, ये भी गलत हो जाएगा। उनकी स्वयं की प्रति जो अवधारणा है उसको नष्ट करना, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चा स्वयं के प्रति क्या हो जाएगा, अपने प्रति वो अपने आप को डिमोटिवेट समझने लगेगा, अपने आप को गलत समझने लगेगा अगर आपने उसको शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड दिया, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है, बताइएगा। अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, यानी कि अन्वेषण यानी कि खोज करके सीखने के लिए, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिया है। दूसरा है वह पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, केवल पुरस्कार पाने के लिए सीखना नहीं होता है। निष्क्रिय अनुसरण द्वारा, तो भैया निष्क्रिय नहीं, यहाँ पर हमें एक्टिव रहना है, यानी कि सक्रिय रहना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, निष्क्रिय दिया है। रट कर याद करना बिल्कुल नहीं होगा, हम आपको बता चुके हैं, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, यानी कि खोज द्वारा सीखने के लिए, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है, बताइएगा। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका है इनाम और दंड देना। तो भैया केवल इनाम देना और दंड देना, तो दंड तो बिल्कुल नहीं होगा। इनाम कभी कभी आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आप इनाम देते चले जाएं, ठीक है। जब कोई विशेष वो अच्छी बात बोले या फिर अच्छा परफॉर्मेंस दे किसी चीज के लेकर, तब हमें इनाम देना है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, दंड भी लिखा है यहाँ पर। दूसरा है कि अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, तो ये यहाँ पर सही है। यानी कि जो विद्यार्थी के अनुभव हैं जो वो क्लासरूम में लाता है, तो उनको यहाँ पर शामिल किया जाना चाहिए, ये बात सही है। अगला है अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित हैं, तो भैया ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नियंत्रित इनको कोई नहीं कर सकता है, ठीक है भैया। अधिगम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए, तो पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द नहीं घूमना है, ठीक है। केवल कहाँ पर होना चाहिए, बाल केंद्रित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए। अधिगम जो है किस प्रकार का होना चाहिए, तो अभी हमने बताया था अर्थपूर्ण और संदर्भित, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड हैं। और यहाँ पर देखिएगा असंदर्भित हमने नेगेटिव बताया था, यहाँ पर भी असंदर्भित नेगेटिव है। और यहाँ पर देखिएगा अर्थहीन, ये भी नेगेटिव है। कौन सा पॉजिटिव है, पहला अर्थपूर्ण होना चाहिए अधिगम और संदर्भित होना चाहिए अधिगम, आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है। केवल आ गया आनुवांशिकता का, नहीं होगा। पालन पोषण शिक्षा का केवल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल वातावरण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, बताइएगा। विस्तृत व्याख्या करना, तो हमने बताया कि विस्तृत ज़्यादा आपको व्याख्या नहीं करनी है। श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो श्याम पट पर अगर हम चित्र बनाएंगे और उसका वर्णन करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या बालक सक्रिय हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप बनाते चले जा रहे हैं, बालक बैठा है मूर्ख दर्शक बन के, वो सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो कैसे सीखेगा। बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, तो भैया केवल बीज की वृद्धि के चित्र दिखाने से क्या बच्चा एक्टिव होगा, नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। दोनों गलत हो गए।
इसके बाद देखिए ऑप्शन डी, विद्यार्थी द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ये सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी खुद जो है बीज बोएगा, उसका क्या करेगा, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करेगा। तो यहाँ पर बच्चा जब सक्रिय हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्टिव हो जाएगा, स्वयं करके सीखेगा, तब बच्चा उसमें रुचि लेगा तो उसके अंदर क्या होगा, अनुभव प्राप्ति होगी और वह और भी अच्छे से उसको करने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिएगा, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है 2019 में क्वेश्चन। बताइएगा, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, तो ऐसा तो होगा नहीं। बच्चों ने उत्तर सही नहीं दिए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, गलत हो जाएगा। व्यवस्था आपकी फेल हुई है, इसीलिए बच्चा फेल हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर भी बच्चा सर्वोपरि है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो कि इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। अब देख लीजिएगा कि कई बच्चे यहाँ पर परेशान होते हैं कि सर हमें ओएमआर शीट कैसे भरनी है। तो इसका ओएमआर शीट कैसे भरनी है, इसका एक हमने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से सारी चीज़ें वहाँ पर हमने बताई हैं। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि आप लोग क्वेश्चन करते हैं, सीडीपी के क्वेश्चन आपने स्टार्ट किए करना, 1 2 3 4 क्वेश्चन आपने किए। ठीक है, तो ये 4 सबसे पहले जाइएगा, गोला इनके भरिएगा जाके। ठीक है, ऐसा नहीं, कई बच्चे करते हैं कि सारे पूरे 150 क्वेश्चन कर लिए और उस पे टिक कर लिए पेपर में, और फिर एक बार में ही पूरे लास्ट में गोला भरते हैं। फिर वहाँ पर जल्दबाजी में आपका जो समय है वो भी कम हो जाता है और आप जल्दबाजी में गोला गलत भर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 3 4 क्वेश्चन करिएगा, तुरंत उसके गोला भरते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि गोला भरते समय यहाँ पर हमने लिखा है कि प्रश्न संख्या और कौन विकल्प सही है उसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपने चौथा क्वेश्चन किया, उसका तीसरा ऑप्शन सही है, तो तुरंत जाइए आप लोग चौथे का तीसरा गोला भर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो गलती के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरी बात एक बार और दिमाग में रखिएगा, जो आपका रोल नंबर है उसको बहुत ही ध्यान से भरना है। ठीक है, ओएमआर शीट पर रोल नंबर बहुत ही ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया, ठीक है, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद रोल नंबर अगर आपने सही भर दिया, फिर दोबारा आपको दिमाग में रखना है जो आपका बुकलेट नंबर होता है। ठीक है भैया, जो बुकलेट नंबर होता है उसको बहुत ही ध्यान से भरना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपकी इससे कुछ हेल्प होती है तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।